ठीक है, कितनी है हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी को वोटिंग राइट मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं। क्या इक्विटी शेयर जो डिफरेंट वोटिंग राइट्स वाले हो सकते हैं इशू, सब्जेक्ट टू रूल 4 और भी कंडीशन सेटिस्फाई हो। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कहाँ पे हैं, रूल 4। कितनी कंडीशन है इसकी, 6 कंडीशंस हैं, बताओ कौन कौन सी हैं। आर्टिकल में लिखा हो 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिट्स का, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया हो कंपनी ने, आर्टिकल्स परमिट करता हो, 26%, सबसिस्टिंग कोई डिफॉल्ट ना हो कंपनी का, इन द कोर्ट, कोर्ट कौन सा, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कंपनी ने कोई भी वायलेशन ना किया हो किसका, आरबीआई एक्ट का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलेशन एक्ट का, और क्या था 26% पोस्ट इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ध्यान सबको। प्रेफरेंस को मिलता है वोटिंग राइट, नॉर्मली नहीं मिलता, नॉर्मली नहीं मिलता, लेकिन स्पेशल सेक्शन 47, इसके लिए बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 47, ठीक है। इतनी बात लिखी हुई है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में। हम सेक्शन 47 क्या है वहाँ डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सेक्शन नंबर 44 किसका है, नेचर ऑफ शेयर कैपिटल। नेचर ऑफ शेयर्स क्या है, इट इज ट्रांसफरेबल, इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लेकिन कौन से शेयर, फिजिकल फॉर्म, शेयर के भी 2 टाइप्स हैं, फिजिकल फॉर्म में हो या डीमैट फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, यानी डिजिटल डीमैटेलाइज्ड फॉर्म में हो। डिजिटलाइज्ड फॉर्म में शेयर, इसके लिए बात करता है सेक्शन नंबर 29 कि शेयर रखे जाएंगे इन द डीमैट फॉर्म। लेकिन शेयर डीमैट फॉर्म में किस कंपनी के रखे जाएंगे, लिस्टेड कंपनी जो होगी या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, ठीक है। और फिजिकल फॉर्म में किस कंपनी के शेयर होंगे, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट ही नहीं होगी, उसको बोलेंगे हम अनलिस्टेड कंपनी। अब इस कंपनी के शेयर ट्रांसफर करते हैं हमें, क्या ये ट्रांसफरेबल है, कैसे होंगे ट्रांसफर, सेक्शन 56 बात करता है इसके लिए। हमें 44 में वही बात करनी है जितना इस सेक्शन में बोला गया है, इसके लिए 56 बात करता है। और इसके हम कैसे ट्रांसफर करेंगे शेयर्स, डीमैट अकाउंट से, जो हम करवाएंगे एप्लीकेशन करेंगे टू द डिपॉजिटरी। कितने डिपॉजिटरी है इंडिया में, 2। कौन कौन से, NSDL और CDSL, ठीक है। 45 किसका है, नंबरिंग ऑफ शेयर। क्या होता है नंबरिंग, शेयर नंबर 1 2 3 4 5। नंबरिंग हमेशा किसकी होती है, फिजिकल फॉर्म वाले शेयर्स की, मतलब अनलिस्टेड कंपनी वाले शेयर्स की। क्या मेरे पास डीमैट अकाउंट में शेयर रखे, उनकी नंबरिंग होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, डीमैट फॉर्म में, क्योंकि सेबी ने इसके लिए प्रिस्क्राइब नहीं किया, क्योंकि वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। 46 किसका है, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, क्या मतलब होता है इसका, कि आपने कंपनी की कौन सी सिक्योरिटी सब्सक्राइब की हुई है उसका प्रूफ होता है वो शेयर सर्टिफिकेट। 47 वोटिंग राइट। वोटिंग राइट, याद करो सेक्शन को, तो मैंने भी करवाया है। इक्विटी शेयर वालों को मिलते हैं वोटिंग राइट्स, हमेशा मिलते हैं। प्रेफरेंस वालों को मिलते हैं हमेशा, नॉर्मली नहीं मिलते। लेकिन 47 कहता है वो 4 बातें, कब मिलेंगे उनको, 2 साल से अगर उनका प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स हो मोर देन 2 इयर्स, जब बात हो रिपेमेंट ऑफ कैपिटल की इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, तब उनको मिलेगा वोटिंग राइट। या फिर डिविडेंड की बात हो या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात हो एज पर सेक्शन 55। क्लियर है, कब वोटिंग राइट मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। सेक्शन नंबर 48 वेरिएशन इन वोटिंग राइट। वेरिएशन इन वोटिंग राइट का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर जो वोटिंग राइट उसमें कम ज्यादा शेयर होल्डर्स को जो राइट दिए गए हैं, क्या प्राइमरीली आप उसके अंदर बदलाव कर सकते हो, प्राइमरीली नहीं कर सकते हैं। कब कर सकते हो, जब सब्सटेंशियली कितना 75% परमिट करें कि आप उनके राइट्स को वेरिएशन में कर सकते हो चेंज, ठीक है। तो कितने की अप्रूवल आएगी, 75%, क्या बोलते हैं इसको, S&P स्पेशल रेजोल्यूशन। अब ये लोग एग्री हो गए, लेकिन जो लोग डिसएग्री हैं, एटलीस्ट 10%। लेकिन कितने लोग हैं जो डिसएग्री, जो अप्रोच करेंगे ट्रिब्यूनल को, एटलीस्ट एटलीस्ट 10% ऐसे लोग होने चाहिए जो डिसेंटिंग हो। Yes, sir.
किसको अप्रोच करेंगे वो? NCLT एनसीएलटी को। एनसीएलटी क्या करेगा? इन फैक्ट्स को स्क्रूटनाइज करेगा, या तो वो केस को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर केस को रिजेक्ट कर दिया, क्या वो आगे जा पाएंगे? नहीं। अगर वो केस को एक्सेप्ट करता है तो क्या पास करेगा? फाइनल ऑर्डर। और जो ये फाइनल ऑर्डर होगा, ये कहीं चैलेंजिंग होता है? कहीं चैलेंजिंग नहीं होता। मतलब जो ऑर्डर एनसीएलटी ने पास कर दिया वो कंपनी को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और कंपनी इस ऑर्डर को किसको फाइल करती है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। 30 डेज फ्रॉम वेयर? रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉपी, ठीक है। सेक्शन नंबर 49 क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म क्लास के शेयर। हाँ, यूनिफॉर्म क्लास ऑफ शेयर मतलब इक्विटी क्लास, प्रेफरेंशियल क्लास, प्रेफरेंस की भी क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव, इसको बोलते हैं क्लास ऑफ शेयर। सेक्शन नंबर 50 क्या है? कॉल इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। आपसे कुछ मांगा ही नहीं गया, आपने बिन मांगे सब दे दिया, ठीक है ना। और मैंने उसमें एग्जांपल नहीं आया था, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो वही चीज हुआ, कंपनी ने मांगे आपसे 10 रुपए, आपने दे दिए 100 रुपए। तो क्या आपने जो एक्स्ट्रा 90 रुपए दिए कंपनी को, उसके लिए कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा कंपनी से? इंटरेस्ट मिलेगा। सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। और एक और चीज मिलती है, जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है ना, उसमें रीपेमेंट ऑफ कैपिटल से पहले आपका वो कॉल्स इन एडवांस वाला पैसा मिलता है आपको। और जो आपने 90 रुपए दिए हैं, इसकी अगर मान लो कंपनी दोबारा पैसे मांगने जाती है तो आपका पैसा वहाँ पे एडजस्ट कर देती है कंपनी। यस सर। ये पैसा नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा उसको? अप टू 12 जो बता दे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी, लेकिन कितना नहीं, मैक्सिमम 12% पर एनम। क्लियर है इतना? आवाज नहीं आ रही? यस सर। खाना नहीं खा के आएगा? नो खा के आते हैं। सेक्शन 51 किसका है हमारा? पेमेंट ऑफ प्रीमियम वाला नहीं, अब प्रीमियम वाला है। जितना हम एक्चुअली कंपनी को दे चुके हैं, हाँ, उतना ही उसके टू बी हिसाब से। वेरी वेरी सिंपल, ज्यादा डिटेल में नहीं सोचना। जितना हम कंपनी को पे कर चुके हैं, अगर कंपनी का 100 रुपए का शेयर था और मैं 100 पे कर चुका हूँ कंपनी को, तो कंपनी मुझे कितने डिविडेंड देगी? जितना मैंने एक्चुअली कंपनी को पे किया, इन्वेस्ट किया है 100 पे, लेकिन मैंने कम किया है 100 से, तो जितना मैंने एक्चुअली कंपनी को दिया है, अब उसको लॉफुल लैंग्वेज में कर लो, फुल्ली पेड है या पार्टली पेड है, ठीक है। जितना आपने पे किया कंपनी ने आपको उतना इशू करेगी। बट ये ध्यान रखना, अगर आपका फुल्ली पेड नहीं है, आपको बोनस इशू मिलेगा? नहीं मिलेगा। वोटिंग रेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। रिडम्पशन होगा आपका? नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना। 52 प्रीमियम इशू करते हैं जब हम शेयर। क्या मतलब इसका? 10 रुपए का शेयर है, 10 में 100 में इशू हो रहा है, क्या 90 रुपए कंपनी एक्स्ट्रा में इशू कर सकती है? आर्टिकल इसके लिए परमिट करता है? साइलेंट आर्टिकल कुछ नहीं कहता। आप परमिट, आप मतलब पैसा ले सकते हो एक्सेस फ्रॉम दी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इशूड वैल्यू, और इसको कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। ये पैसा हमारा कहाँ आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। इसको हम यूज किस पर्पस के लिए करते हैं? बाय बैक करना हो हमें शेयर्स का, अंडर सेक्शन 68, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। राइट ऑफ में 2 थे, एक तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने से पहले के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, दूसरा डिस्काउंट कुछ डिस्काउंट वगैरह दिया है हमने, कमीशन दिया है किस पे? शेयर्स पे, या इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। और फोर्थ क्या था? राइट इशू नहीं, बाय बैक, रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर, राइटिंग ऑफ, और क्या था? बोनस। इसके लिए हम इसको प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। क्लियर है इतना? सेक्शन नंबर 53 किसका है? क्या किसी कंपनी के शेयर उसकी फेस वैल्यू से कम मतलब डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसके लिए साफ मना किया हुआ है किसने? कंपनी एक्ट 2013 ने। लेकिन 2 केस ऐसे हैं जहां पे डिस्काउंट पे शेयर इशू हो सकते हैं। एक तो है स्वेट इक्विटी शेयर, सेक्शन 54, या फिर हम अपने डेट को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू शेयर कैपिटल। मैंने इसमें एग्जांपल लिया था कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, किंगफिशर एयरलाइंस का, सबको ध्यान है ना? वो क्या हुआ था इसमें? किंगफिशर को बैंक्स का लोन चुकाना था, पैसे उसके पास थे नहीं, हालत खराब थी कंपनी की, तो बैंकर्स ने क्या बोला कि हम आपकी कंपनी के शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। जिससे क्या हुआ? कंट्रोलिंग किसके पास आएगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप के पास। जिससे क्या हुआ? कुछ लोगों को दिक्कत हो गई, जो किंगफिशर के शेयर होल्डर्स थे, वो बोलते ऐसा थोड़ा ना होता है,
हमारा पैसा है, हमने इन्वेस्ट किया, मालिक आप पैसे, तो चेंज लाया गया 53 में कि अगर कोई कंपनी डूब रही है, सिक है, जो उसको रिवाइव करने के लिए कोई सीडीआर स्कीम लाई जाए, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, तो शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 54 क्या है हमारा? इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये किसको इशू होते हैं? एम्प्लॉइज को और कंपनी के डायरेक्टर्स को। एम्प्लॉय का मतलब क्या है यहाँ पे? कौन सा एम्प्लॉय? जो कभी कभी आ रहा है, जो परमानेंट है, ठीक है, और परमानेंट कौन होता है? जिसका ईपीएफ ईएसआई वगैरह कटता है, वो होता है परमानेंट। ठीक है, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, एम्प्लॉय किसका हो? कंपनी का हो, कंपनी की होल्डिंग का हो, कंपनी की सब्सिडरी का हो। ये तीनों चाहे इंडिया के अंदर हो या इंडिया से बाहर हो, इनमें से किसी भी एम्प्लॉय को हम क्या कहेंगे? दैट एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर द स्वेट इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर इंक्लूड्स व्हाट? होल टाइम डायरेक्टर हो, पार्ट टाइम हो, एग्जीक्यूटिव हो, नॉन एग्जीक्यूटिव हो, बट डायरेक्टर डज नॉट इंक्लूड इन सेक्शन 54 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है? सेक्शन लिख सकते हो उसका रेफरेंस के तौर पे, सेक्शन 149 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, सेक्शन नंबर 55 किसका है हमारा? इशू ऑफ, इशू नहीं होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होगा। क्या कभी कोई कंपनी ऐसा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है जो लाइफ में कभी कंपनी को पे ना करना पड़े? नहीं सर। आई मीन टू से इरिडीमेबल। नहीं सर। क्यों? लिखा ही नहीं होगा। प्रावधान तो है कंपनी एक्ट में, लेकिन प्रैक्टिकली कोई इसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा ही नहीं, उसको पैसा वापस ना मिले। तो नॉर्मली जो रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं वो होते हैं अप टू 20 इयर्स के लिए। 20 इयर्स के बाद आपको क्या करना पड़ता है? वो पे करना पड़ता है, रिडीम करना पड़ता है। लेकिन इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी आपको प्रावधान है 30 इयर्स तक के आप रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। लेकिन रिडीम कैसे करोगे? 21st ईयर से आप एट लीस्ट 10% हर साल रिडीम करोगे। ये बात कहाँ लिखी हुई है? शेड्यूल नंबर 6 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। कितने शेड्यूल हमारे कंपनी एक्ट में? 7। शेड्यूल नंबर 1 किसका है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का। शेड्यूल नंबर 2 डेप्रिसिएशन का। शेड्यूल नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। शेड्यूल नंबर 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। श्योर? यस सर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। 5 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। 6 ये आ गया। 7 सीएसआर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की रिपोर्टिंग होती है जो अंडर सेक्शन 135। ठीक है, 20 इयर्स के बाद भी कंपनी को वही शेयर दोबारा इशू करने हो, क्या कर सकती है कंपनी? एक प्रोसेस है जिसको मैंने नाम दिया बेवकूफी का, पुराना दो नया लो। लेकिन इस बेवकूफी के साथ कौन देगा उनका? एनसीएलटी। जब ये दोनों काम हो जाएंगे आप इसमें हो जाएगा रिन्यूअल फॉर द प्रेफरेंस शेयर फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 20 इयर्स। इसका मतलब क्या है? जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन की, ओल्ड दे दिया कंपनी और न्यू ले लिया, तो उसी दिन से वो फर्दर 20 इयर्स के लिए वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 56 किसका है? ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। क्या था इसमें? इसमें वो 4 बातें थी। हम वॉलेंटरी किसी को शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर ए मॉनेटरी कंसिडरेशन इज कॉल्ड ट्रांसफर। लेकिन जब ट्रांसफर शेयर हो रहे हैं अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ, जहां पे हमारा कोई वॉलेंटरी कोई कंसिडरेशन नहीं है, बट वो अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफर करने पड़ रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट होगी, डेथ हो गई, या इन्हें इनहेरिटेंस वो ट्रांसफर हो रहे हैं उसके नॉमिनी को, तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। स्टैम्प ड्यूटी किसमें जाती है? ट्रांसफर में, ट्रांसमिशन में? ट्रांसफर में। ठीक है, लेकिन ट्रांसफर और ट्रांसमिशन को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया था। अगर शेयर हो अनलिस्टेड कंपनी के और शेयर हो लिस्टेड कंपनी के। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर होंगे तो क्या बनेगा इसके लिए? शेयर ट्रांसफर डीड। क्या बनेगा? शेयर ट्रांसफर डीड बनती है। किस फॉर्मेट में बनती है ये? SH4। इसमें मेंशन करना होता है कि शेयर ट्रांसफर करने वाला, क्या बोलते हैं उसको हम? ट्रांसफरी। और जिसको वो शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं दैट इज सॉरी ट्रांसफर, जो शेयर ट्रांसफर कर रहा है, जिसको शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं ट्रांसफरी। ठीक है, कौन से शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, कितनी वैल्यू के ट्रांसफर हो रहे हैं, सीरियल नंबर क्या है उनका,
और किस दिन ट्रांसफर हो रहे हैं और किस मोड से वो पैसा आ रहा है। समझ पा रहे हो? ये सारी बातें लिखते हैं SH4। लेकिन मैंने बात बताई थी इसकी कहीं रिपोर्टिंग नहीं होती प्रैक्टिकली। इसके बारे में जानकारी आप कहाँ दोगे? जब साल खत्म होगा 31/3 और जब आपकी एनुअल फाइलिंग होगी सेक्शन नंबर 92 में इसकी एनुअल रिटर्न की, तो MGT 7 में इसके बारे में बताया जाएगा कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंपनी के शेयर कैपिटल में क्या कुछ चेंज हुआ इन द स्टेक होल्डर पॉइंट्स ऑफ व्यू। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं निजी कंपनी के, बताओ ट्रांसफरेबल है शेयर? शेयर ट्रांसफरेबल है ना? ट्रांसफरेबल मतलब है, देखो प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक कंपनी हो, याद करो सेक्शन नंबर 271 268, इसके शेयर ट्रांसफरेबल हैं पब्लिक कंपनी के। इसके सिर्फ वो 200 मेंबर जो होते हैं वहां ट्रांसफरेबल है, और वो रिलेटिव पर्सन हो या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट हो। ध्यान आ रहा है सेक्शन हो? तो अगर कंपनी लिस्टेड हो आपके शेयर कहाँ होंगे? डीमैट फॉर्म में। लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में शेयर तो आपके हैं, ओनरशिप आपकी है, बेनिफिशियल ओनर आप हो, लेकिन उसको चला कौन रहा है? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के ऊपर लगता है एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट 1996। ठीक है, डिपॉजिटरी कितने हैं हमारे भारत में? 2 हैं। अब आपको शेयर ट्रांसफर करने हैं, मिस्टर एक्स को शेयर ट्रांसफर करने हैं उसके डीमैट अकाउंट से मिस्टर वाई को। तो वो कैसे ट्रांसफर करेगा? वो अपने डिपॉजिटरी को रिक्वेस्ट भेजेगा ऑनलाइन कि मुझे अपने डीमैट अकाउंट 1121 से 478 ये डीमैट अकाउंट नंबर होता है, मुझे इस अकाउंट से इस अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करने हैं। वो एप्लीकेशन फाइल कर देगा ऑनलाइन। तो उसकी रिक्वेस्ट पे CDSL क्या करेगा? इसके शेयर को इसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ये काम करने में कितना टाइम लगता है? लंबा या इंस्टेंटली? क्विक, जैसे पैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई शेयर ट्रांसफर ड्यूटी बनेगी? कोई स्टैंप ड्यूटी जाएगी? टाइम कम लगेगा ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, पेपर वर्क होगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग होगी MGT 7 में से, हाँ रिपोर्टिंग होगी, लेकिन वो कौन करेगा? कंपनी करेगी। ठीक है, अब हमारा सेक्शन नंबर 57 है, किसका है? अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं शेयर कैपिटल कैसे बनती है, कितने टाइप की है, वोटिंग राइट्स क्या है। हाँ, क्या था इसमें? अलग-अलग नाम बताओ क्या था? फेक आइडेंटिटी बनाते हैं कि हाँ, फेक आइडेंटिटी। आपका चेहरा आपने ढक लिया उस गलत मुखौटे से। मतलब ये मिस्टर एक्स है, इसने किसी कंपनी के लेट सपोज 100 शेयर्स ले लिए अपने डीमैट अकाउंट से। डीमैट अकाउंट तो एक ही हो सकता है, लेकिन इसको और शेयर खरीदते थे। इसने क्या किया? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के नाम से एक डीमैट अकाउंट खुलवा दिया। बेनिफिशियल ओनर यही है। क्या ये ऐसा कर सकता है? ऐसा कर सकता है ये, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता कि मिस्टर एक्स को कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो भी इसके अंदर शेयर खरीदे हुए कंपनी के अंदर, एक कंपनी बनाई ABC, वो भी शेयर खरीद लिया है। मतलब पर्दे के पीछे हमेशा यही है लीगली, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। इट्स ए काइंड ऑफ फ्रॉड, इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 57। ठीक है, सेक्शन नंबर 58 इसका हमारा रिफ्यूजल ऑफ कंपनी को आपने रिक्वेस्ट की उसका शेयर ट्रांसफर कर दिया जाए। या तो शेयर आपके पास पब्लिक कंपनी का होगा या प्राइवेट कंपनी का होगा। याद करो वो 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। ध्यान आ रहा है? क्या था वो? कंपनी मान लो प्राइवेट है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? नोटिस दे देगी तो 30 डेज के अंदर उसे अपील करनी पड़ेगी। हाँ, 30 डेज में अगर उसने दे दिया तो उसको अपील करनी पड़ेगी टू द NCLT। हाँ, NCLT के ऑर्डर के आ जाने के 10 दिनों के अंदर कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। और पब्लिक कंपनी में क्या था? यही पीरियड 60 डेज का था। ठीक है ना? फिर इसका क्या केस था? 90 का। नोटिस नहीं देगी तो 90 डेज। ठीक है, सेक्शन नंबर 59 क्या था हमारा? रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। मतलब आपका नाम आपसे पूछे बिना गलती से ऐड कर दिया या ओमिटेड टू इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, या डिले हो रहा है आपका नाम वहां रजिस्टर करने में, तो क्या करोगे आप? आप किसके पास जाओगे? NCLT के पास जाओगे। क्या करेगा वो? ऑर्डर पास करेगा, सब कुछ चेक करेगा, वो स्क्रूटनी करेगा। ठीक है, फिर
कंपनी को बोलेगा कि क्या बोलेगा कंपनी में जानिए ठीक करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक करने के लिए बोल रहे नोट करो तुमको रिकॉल में सेक्शन 58 सेक्शन नंबर 60 अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल डिलीटेड हो गया है। इसका मतलब ये होता है जिस डॉक्यूमेंट पे अपनी कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को पब्लिश करेगी वहां पे लिखना पड़ेगा सब्सक्राइब कंपनी कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है। ये है, हालांकि डिलीट हो चुका है ये। सेक्शन नंबर 61 किसका है? अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। अल्टरेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे मेमोरेंडम में चेंज हो रहा है यस सर, और मेमोरेंडम में कितने क्लोज थे? 7 7 और 7 क्लोज में किसी एक क्लोज में परिवर्तन होता है तो कहाँ पे आपकी बात हो? सेक्शन नंबर। तो ये सेक्शन हम टू बी रेड विद सेक्शन 61 पढ़ेंगे। इसमें वो 5 बातें बताओ मुझे, कहाँ कहाँ अल्टरेशन होती है? कैंसिलेशन, कंसोलिडेशन, कैंसिलेशन हो रहा है कैपिटल का, कंसोलिडेशन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सब डिवाइड हो रहा है, स्टॉक के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो और अपने कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग। यस सर, इसकी रिपोर्टिंग किसको जाएगी? रजिस्टर आरओसी को जाएगी, एनसीएलटी को नहीं जाएगी। ठीक है, सेक्शन नंबर 62 किसका है? फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें वो 3 केस थे, राइट इशू, एम्प्लॉइज को इशू होते हैं और एनी अदर। और एनी अदर एम्प्लॉइज के लिए क्या पास होता है? जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन। राइट इशू का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एग्जिस्टिंग सेम क्लास के शेयर एट ए कंसेशनल प्राइस दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें प्रोविजन है आर्टिकल का। अगर आर्टिकल जब तक मना ना करे, जो मेंबर्स है जिसके पास वो शेयर है वो अपने शेयर को या तो खरीद ले या वो किसी और को सेल कर दे। इसको बोलते हैं राइट ऑफ रिनाउंसमेंट। ठीक है, जब तक आर्टिकल मना ना करे। अगर आर्टिकल मना करता तो वही नहीं कर सकता। ठीक है, सेक्शन नंबर 63 किसका है? इशू ऑफ। क्या होता है इसके अंदर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स की प्रोपोर्शन में कंपनी अपने शेयर कैपिटल को एक्सपेंड कर रही है बाय इंक्रीजिंग देयर शेयर कैपिटल अमाउंट एंड बाय यूजिंग द रिजर्व एंड सरप्लस दैट इज रिजर्व। मतलब शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, रिजर्व एंड सरप्लस डिक्रीज हो रहे हैं। बैलेंस शीट पे कोई डिफरेंस आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है? जिसके पास लेट्स सपोज 1000 शेयर्स हैं, उसके पास क्या हो रहे हैं? शेयर्स बढ़ रहे हैं। क्यों करती है कंपनी बोनस शेयर इशू? कंपनी ने जो अर्निंग कमाई है उस अर्निंग को ना बांट के उस अर्निंग को री इन्वेस्ट करना ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर, कंपनी इन्वेस्टर। ठीक है, जिससे रेट ऑफ रिटर्न जो इनकम आएगी इसको शेयर होल्डर को, वो कंपनी बिहाफ पे दोबारा री इन्वेस्ट करती है। कहाँ से इशू होता है ये बोनस इशू? 52 बढ़ाया ना हमने, किसका था? सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व सीआरआर। सेक्शन नंबर 69 और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है ना, किसको इशू होता है ये? इसके 10 प्रोविजन बताए थे मैंने, क्या थे वो? आर्टिकल परमिट करता हो, बोर्ड मीटिंग हो, ओवर पास हुआ हो, कोई डिफॉल्ट ना किया हो कंपनी ने। कब डिफॉल्ट ना किया हो? हाँ, शेयर हमेशा फुल्ली पेड अप होने चाहिए। और कोई भी ऐसा ना हो कि आपने बोनस निकाल दिया, बाद में आप उसके बदले में पहले अपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, बाद में आप उसका बोनस निकाल रहे हो, तो बोनस इन ल्यू ऑफ डिविडेंड वो नहीं होना चाहिए। इसमें पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा? हाँ, उसमें डिफॉल्ट ना रखा हो। और बताओ, एम्प्लॉइज को तो ईपीएफ देना है, ईएसआई देना है, उसके ट्रांसफर करने में कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया। मेन ये थे। सेक्शन नंबर 64 क्या है हमारा? नोटिस किसका? कंपनी कोई भी अल्टरेशन कर रही है कंपनी, कुछ भी। हाँ बोलो, 3 केस बताए थे। रिडक्शन, हाँ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अंडर सेक्शन 1655।
कंपनी ऑल्ट्रेशन करती हो, फर्दर इशू निकाले या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करे, इसका नोटिस कंपनी किसको देगी? आरओसी को। ये सेक्शन किसके बारे में बात करता है? नोटिस के बारे में बात करता है। और अगर कंपनी ने नोटिस देने में डिफॉल्ट किया तो कंपनी और कंपनी से जुड़ा हर व्यक्ति इसके लिए पनिशेबल होगा। सेक्शन नंबर 65 किसका है? ये डिलीट हो गया है। सेक्शन नंबर 66 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको पढ़ लो एक बार और फिर बोलना। पढ़ लिया? देखो मैं हेल्प करता हूँ। सेक्शन नंबर 66 इसका था रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये कब होता है सेक्शन? ये सेक्शन पिक्चर में जब आता है जब कंपनी की माली हालत खराब होती है, कंपनी सीक होती है, कंपनी डूबने वाली होती है, इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। तो हम क्या करते हैं? कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें क्या होता है कहीं ना कहीं कंपनी को, कंपनी के शेयर होल्डर्स को, कंपनी के डेटर्स को, कंपनी के क्रेडिटर्स को अपनी लायबिलिटीज में, अपने राइट्स में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होता है इन रिस्पेक्टिव देयर ड्यूज। ठीक है, अब कंपनी इसके पास पहुंच गई, ये कंपनी है, ये पहुंच गई एनसीएलटी के पास और उसने फैक्ट रखा कि हमारी कंपनी की हालत खराब है, आप हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दीजिए। क्या एनसीएलटी उसकी बात मान लेगा? प्राइमरीली वो कहेगा क्यों, क्या प्रूफ है, क्यों मैं आपकी कंपनी की कैपिटल को नीचे करूं, मुझे क्या पता आपकी कंपनी की हालत खराब है या नहीं है। तो वो किसको, वो सर्टिफिकेट लेगा किसका? ऑडिटर का। वो डिक्लेरेशन किसकी लेगा? डायरेक्टर की। और एक और कहेगा वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, और इसकी सर्टिफिकेशन कौन करेगा? कंपनी का ऑडिटर। डायरेक्टर के डिक्लेरेशन देगा जो कुछ कहा है वो हमने सही कहा है। ठीक है, ये सारे इफेक्ट किसको जाएंगे? एनसीएलटी को। एनसीएलटी फिर ये बातें किसको कम्युनिकेट करेगा? जो इससे अफेक्ट हो सकते हैं, जिसको ये कम्युनिकेशन करना जरूरी है। मैंने क्या बोला? एनसीएलटी ये सारे फैक्ट्स उसको कम्युनिकेट करेगा जिसको ये बातें पता होनी चाहिए, जिसको पता होनी चाहिए जो इससे इफेक्ट हो सकता है, प्लस जिसको ये रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। इफेक्ट कौन होगा इससे? क्रेडिटर्स इफेक्ट होगा। लेकिन रिपोर्टिंग किसको जरूरी है इसकी? भारत सरकार को। कंपनी रजिस्टर्ड है तो सेबी को भी जाएगा, और कंपनी है तो आरओसी को भी जाएगा। ठीक है, हमने कंपनी एनसीएलटी को अप्रोच किया, हम किस फॉर्म में अप्लाई करेंगे अपना फॉर्म? आरएससी 1। इनको किस फॉर्म में जाएगा? आरएससी 2, और इसको आरएससी 3 फॉर्म में बताया जाएगा। अब ये बातें इनको बताई गई बाय द एनसीएलटी, और इनको अपनी जानकारी, अपनी ऑब्जर्वेशन कितने टाइम में देनी है? 3 मंथ्स में इनको बताना है एनसीएलटी को कि हे एनसीएलटी, आपने जो हमें ऑर्डर इशू किया है, आपने जो हमें कम्युनिकेशन किया है, उसके रिस्पेक्ट में हमारा रिप्लाई ये है। अब दो सिचुएशन है, या तो इनका रिप्लाई आता है या नहीं आता। अगर रिप्लाई आ गया तो वो उसको अपने ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट कर लेगा, कौन? एनसीएलटी। और अगर नहीं आया तो ये मान लिया जाएगा कि राजी है वो, कोई दिक्कत नहीं है उनको। फिर क्या होगा? पब्लिकेशन होगा इसका पब्लिकली। कम्युनिकेशन कैसे होगा? न्यूज़पेपर कौन सा? इंग्लिश या फिर किस फॉर्म में होगा? आरएससी 4। किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो बता देंगे, नहीं होगा तो ये मान लिया जाए किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। फिर क्या होगा? फाइलिंग ऑफ एफिडेविट टू एनसीएलटी। किस फॉर्म में? आरएससी 5। एनसीएलटी क्या करेगा? 7 दिन के अंदर एनसीएलटी, बोलो 7 दिन में ऑर्डर पास कर देगा। नहीं, कंपनी को जाएगा। यहाँ पे तुमने गलत बोल दिया कहीं पे, फटाफट रीड करो सेक्शन। कंपनी आरओसी को दे देगी 7 दिनों के अंदर जो ऑर्डर आएगा। और एनसीएलटी कौन से फॉर्म में अपना सर्टिफिकेट इशू करेगा? आरएससी 6। और 7 किसका है? तुमने 6वें वाली खत्म कर दी।
RSC 6 ऑर्डर है और सर कंपनी जब जब RSC देगा कॉपी ऑफ ऑर्डर RSC नहीं कॉपी दो, समझ गया मेरी कॉपी कहाँ है? कॉपी फोटो दे सर आरएससी सामने कंपनी आरएससी ठीक है। तुमने 5 तो सही बोला है यहाँ पे, आगे तुमने गड़बड़ कर दी। नहीं 6 में ऑर्डर Within 7 days from the director, direction will be given and the filing of affidavit with NCLT, company and directed person not later than 6. अब ट्रिब्यूनल देखेगा कि जो वो तो बताएं तुमने डेट वाला डिस्चार्ज हुआ है नहीं हुआ तो बताएं तुमने। देखो कंपनी की हालत खराब है नहीं है, पहले एनसीएलटी चेक करेगा जो जानकारी उसे चाहिए पहले वो प्रोवाइड की जाए। उसे कौन प्रोवाइड करेगा? कंपनी। इसमें डिक्लेरेशन जाएगी ऑडिटर की भी और डायरेक्टर की भी, और लिस्ट ऑफ क्रेडिट ठीक है नहीं है उसका सर्टिफिकेट देगा ऑडिटर। ये सारी जानकारी पहले आरएससी 1 फॉर्म में एनसीएलटी को फाइल होती है बाय द कंपनी। फिर एनसीएलटी इन बातों को कम्युनिकेट करता है जो वो स्टेक होल्डर्स हैं, ये सभी स्टेक होल्डर्स हैं। वो स्टेक होल्डर कौन है? जिसको ये प्रॉब्लम हो सकती है डायरेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल से, या जिसको ड्यूटी बनती है बताने के लिए, वो होता है भारत सरकार या उसके विभाग। उनको जाएगी रिपोर्टिंग आरएससी 2 में और क्रेडिटर्स को जाएगी आरएससी 3 में। इन चारों को ही अपनी बातें रखने का हक है 3 महीने तक। अगर 3 महीने में वो कम्युनिकेट करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो मान लें कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है। उसके बाद जानकारी पब्लिश होती है न्यूज़पेपर में आरएससी 4 फॉर्म में, ठीक है। न्यूज़पेपर के थ्रू किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ओके है, प्रॉब्लम है तो किसको कम्युनिकेट करेगा? वो एनसीएलटी को। जब कंपनी को ये लगता है कि सब कुछ ओके हो गया है तो वो किसको अप्रोच करेगा? फिर एनसीएलटी को बाय फाइलिंग द आरएससी 7। 7 दिनों में उसको ये कर देना है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी इस प्रोसेस से लेकर यहाँ तक कोई भूला भटका सिंडिकेटर बोला मैं तो रह गया भाई, मेरा नाम ही नहीं आया, और मेरे पास उसका सफिशिएंट प्रूफ है कि आई एम द ब्लडी क्रेडिटर हु गिव द गुड्स टू द कंपनी ऑन सीइंग द कंपनी पिक्चर, कि कंपनी की शक्ल को देख के मैंने कंपनी को गुड्स दिए लेकिन कंपनी ने उसकी पेमेंट मुझे नहीं दी, और लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में मेरा नाम आना चाहिए था लेकिन कंपनी ने फ्रॉडुलेंटली डाला ही नहीं, और मेरे पास उसका प्रूफ है, तो मेरे उस पेमेंट को पे किया जाएगा बाय द कंट्रीब्यूटरी। कंट्रीब्यूटरी कौन होता है? Who in the event of winding up is liable to contribute in the company liabilities। जो कंपनी के बंद होने की कगार पे या कंपनी बंद हो जाती है उसके बाद भी वो कंपनी के आउटसाइड लायबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो कंपनी बंद हो जाने के बाद या कंपनी का ये ऑर्डर पास हो जाने के बाद भी डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा किसको? जिसका पैसा लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर नहीं इंक्लूड किया गया था। उसके बाद एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा आरएससी 7 में लास्ट में कि कंपनी का रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो गया है, ठीक है। कॉपी ऑफ ऑर्डर हाँ, कॉपी ऑफ ऑर्डर जो फाइल होती है आरएससी 6 में बाय कंपनी टू वो आरएससी 6 में होती है, ठीक है। 67 इसका हमारा रिस्ट्रिक्शन RSC समझ गए ना? 67 इसका है restriction on purchase by company or giving कंपनी अपने ही शेयर खुद नहीं खरीद सकती। 2 एक्सेप्शनल थे, प्राइवेट कंपनी और निजी कंपनी। प्राइवेट कंपनी में 2 केस थे, क्या थे बताओ? बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितनी होनी चाहिए इसकी, और 50 करोड़ whichever is lower, 2 टाइम शेयर कैपिटल विच ठीक है। और सेकंड क्या थी? नो बॉडी कैन इन्वेस्ट हाँ, नो बॉडी कॉर्पोरेट कैन इन्वेस्ट मनी इन सच प्राइवेट लिमिटेड। अगर ये कंडीशन मीट आउट होती है फिर तो 67 अप्लाई होता है, मतलब कंपनी अपने शेयर खरीद नहीं सकती। दूसरा केस था निधि कंपनी का, कि निधि कंपनी के ऊपर सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 कब नहीं लगता? जब अपने शेयर परचेज कर लो और ये कहते कि कैपिटल डिडक्शन नहीं होगी। कि कंपनी शेयर तो खरीद लिया है लेकिन शेयर खरीदते हुए टर्म्स एंड कंडीशन लगा रही है कि वो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ना माना जाए, उसको नॉर्मली बायबैक माना जाए, तब तो निधि कंपनी अपने शेयर खरीद सकती है, अदरवाइज नहीं। सेक्शन नंबर 68 हमारा किसका था? बायबैक ऑफ शेयर्स। क्या होता है इसमें? बायबैक किस शेयर्स का होता है? जो फुल्ली पेड हो या पार्टली पेड हो, ठीक है। वोटिंग राइट्स हो या ना हो, कुछ फर्क पड़ता है इससे? नहीं फर्क पड़ता।
तो कंपनी कितना शेयर्स खरीद सकती है? अप टू 25। मैक्सिमम जा सकती है 25% तक। लेकिन अगर 10% उसको बायबैक करना हो तो ओआर पास होगा किसमें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। लेकिन अगर कंपनी को जाना है 25% तक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा इन द जनरल मीटिंग। अभी 10% ज्यादा पास हो रहा है, बायबैक हो रहा है। क्या इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ओआर पास करना जरूरी है? क्यों नहीं है? याद करो सेक्शन नंबर 6 क्या पढ़ाया था मैंने? कंपनी एक्ट ओवरराइड द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स, मतलब स्पेसिफिक ऑलवेज ओवररूल द जर्नल क्लोज। ठीक है, तो जब आपका एसआर पास हो गया आपको ओआर पास करने की अलग से जरूरत नहीं है, ये ऑर्डर इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, बायबैक कैसे होता है हमारा? अप्रूवल ऑफ बाय एओए, आर्टिकल से अप्रूवल मिलनी चाहिए हमें। रेशियो आफ्टर बायबैक करने के बाद कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और के द्वारा जो अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसको कंप्लायंस करना है सेबी की रेगुलेशंस का। और फुल्ली शेयर्स शेयर्स हमेशा फुल्ली पेड अप होने चाहिए। ठीक है, जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 1 साल के अंदर बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए। दो बायबैक हो रहे हैं तो उनका डिफरेंस कम से कम 1 साल होना चाहिए। और जिस दिन बायबैक कंप्लीट हो रहा है उसके 6 महीने तक आप वही शेयर सेम क्लास के इशू नहीं करोगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 69 हमारा क्या था? डिलीट होगा, सॉरी डिलीट हो गए। नहीं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो प्राइमरीली किस फोकस से बनता है? फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, और इस पैसे को हम कहीं और यूज कर सकते हैं? बायबैक में, बोनस इशू में कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 70 क्या बात करता है? प्रोहिबिशन फॉर बायबैक, प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक, प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक क्या था इसमें? डिपॉजिट कर पावर कंपनी ने डिपॉजिट्स में 73 से लेकर 76 से दोबारा बोलना। कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो 71 का, 73 से लेकर सॉरी 73 से 76 ए का, 123 का, 92 का, 55 का, तो कंपनी बायबैक शेयर्स का नहीं कर सकती। 72 किसका था? हालांकि डिलीट हो गया ये, लेकिन उसको लिखो पावर टू नॉमिनेट। क्या होता है इसमें? नॉमिनेशन, ऑफिस में जब पढ़ा था। ठीक है ना। 71 किसका है हमारा? डिबेंचर्स क्या होते हैं? एक तो कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है, क्या देती है उसके बदले में साल में दौरान? डिविडेंड। डिबेंचर्स में क्या मिलता है? कंपनी प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, कुछ फर्क पड़ेगा डिबेंचर्स होल्डर को? उन्हें किससे मतलब है? उन्हें सिर्फ अपने कंपोनेंट से मतलब है, जो इंटरेस्ट का उन्हें मिलना चाहिए पीरियडिकली। क्या डिविडेंड वाले से बोल सकते हैं हमें डिविडेंड दे? वो हम आप हर साल नहीं बोल सकते। जब वाइंडिंग अप होता है कंपनी का तो सबसे पहले पैसा किसको मिलता है? मैं कहता हूं रिपेमेंट ऑफ कैपिटल से पहले पैसा इनको मिलता है। ठीक है, वोटिंग राइट होते हैं इनके? क्या वोटिंग राइट वाले कन्वर्टिबल हो सकते हैं इशू? ये हो सकते हैं, लेकिन क्या हमेशा ऐसे इशू होते हैं कि ये रिडीमेबल होंगे या इरिडीमेबल होंगे? रिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल भी इशू हो सकते हैं। ठीक है, चाहे बॉन्ड्स हो या डिबेंचर्स हो, दोनों ही क्या है कंपनी के लिए? चार्ज ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, और डिविडेंड क्या है कंपनी के लिए? एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स। ठीक है, डिबेंचर्स को वोटिंग राइट मिलते हैं। रीपेमेंट कब होती है? बिफोर प्रेफरेंस शेयर, बिफोर इक्विटी शेयर्स। इनको हमेशा इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है, और क्या है? नॉर्मली 10 साल के लिए आप इसको इशू कर सकते हो। अगर 10 साल से ज्यादा के लिए आपको इशू करना है तो कौन सी कंपनी कर सकती है इसको इशू? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डिबेंचर 10 साल ज्यादा के इशू कर सकती है। क्या आप इसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो? यस कर सकते हो। 53, 54 कोई इसमें रोल नहीं है। ये हमारा 71 है। ठीक है, हाँ इसके लिए वो बनता है हमारा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व या सिंकिंग फंड। ठीक है, उसकी लिमिट पढ़ लेना कितनी? 25% उसकी लिमिट होती है। ठीक है,
बताओ। Yes, sir. अब मैंने रिवीजन करवा दी तो यस सर इतनी अच्छी तरह निकल रहा है। अब मैं पूछ रहा हूँ सेक्शन लिखो। अब देखो मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा मैंने, सिर्फ एक वो देखी लाइन भाई उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आप भी डेली रिवीजन क्यों नहीं करते ऐसे?